प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने डिजाइन किया था। यानी जो आज हम तिरंगा फहरा रहे हैं वो तिरंगे को बनाने वाले कौन थे। आसान भाषा में ये उसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं तिरंगे का, वो डिज़ाइन किसने तैयार किया था। है किसी के पास जवाब? इतनी बार बता चुका हूँ फिर भी आपको नहीं पता है कि जो अशोक चक्र है वो किस सिंह स्तंभ से लिया गया है। उसमें देख रहे हो ना, वो जो अशोक चक्र दिख रहा है वो किसी सिंह स्तंभ का है। कोई सिंह स्तंभ ही है वो। किस सिंह स्तंभ से लिया गया है? हाँ बिल्कुल। एकदम सही है, ताली बजा दी। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न बहुत आसान है। जो भारतीय तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो तिरंगा होता है उसकी लंबाई का अनुपात है वो कितना है? यानी अगर आपको तिरंगा बनाना हो तो किस नाप से आप बनाओगे? क्या नाप रखोगे उसका बनाने के लिए? हाँ 3:2। सही है, खड़े हो। 3:2 का मतलब ठीक। नेक्स्ट, क्या कोई, अब ऐसे बहुत ही आपको सोचने वाला ये प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई व्यक्ति तिरंगे को अपना पोशाक बनाकर पहन सकता है? पोशाक माने कपड़ा जो हम पहनते हैं, क्या ऐसे कपड़े वो बनाकर वो तिरंगे को पहन सकता है? आपने तो देखा होगा बहुत सारे लोग पहन भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। तो मेरा प्रश्न बस इतना है कि क्या कोई पहन सकता है कानूनन? है इनका जवाब हाँ या ना में तो नहीं दिया जाएगा। हाँ या ना में नहीं दिया जाएगा। अब आप सोच कर बताइए किस हिसाब से इसका उत्तर दिया जा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो प्रतिबंधित है, उसको पहनना, पोशाक बनाकर पहनना प्रतिबंधित है, लेकिन जो संविधान में नियम और कानून है उसके तहत आप उसका पहन सकते हैं। अगला प्रश्न, तिरंगे के अपमान से संबंधित कानून कौन सा है? अगर कि कोई तिरंगे का अपमान करता है, अपमान कैसे? जलाता है, फूंक देता है, लातों से कुचलता है या और भी तरीके से अगर उसका अपमान करता है तो वो उसको किस कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी? उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? ये कानून बना था 1971 में और इस कानून का इंग्लिश में नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये कानून था उसका। अगला प्रश्न ये है, इसको भी सोच कर समझ कर दीजिएगा। क्या राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को किसी दूसरे झंडे से नीचे रखना चाहिए? इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं हो सकता। सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं हो सकता। कोई झंडा है तो तिरंगे को उसके नीचे आप रख सकते हो, तो इसका जवाब आपका क्या होगा? क्या जवाब इसको देंगे? बराबर में। और कह रहे हैं बराबर में रखा जा सकता है। और कोई? तो इसका जवाब सिंपल है, हम उस झंडे को इसी तरह हिसाब से लगाएंगे कि उसका अपमान ना हो। बात खत्म। हम उसको इस तरह से लगाएंगे कि उसका अपमान ना हो, उसका सम्मान बना रहे, हम इस हिसाब से उसको लगाएंगे। अब वो आप समझिए कि किस हिसाब से लगाएंगे। अगला, राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त या मैला होने पर, अगर राष्ट्रीय ध्वज आपका क्षतिग्रस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त माने कट फट गया है या मैला हो गया है,
तो हमें क्या करना चाहिए? कोई तिरंगा फिट गया है, कट फट गया है या मैला हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस तिरंगे को क्या करेंगे? बताओ, कुछ सोच के तो बताओ। आपके पास एक तिरंगा है, वो तिरंगा फट गया है या कट गया है या मैला हो गया है, तो आप क्या करोगे इस तिरंगे को? सीधा सिंपल बात, आपके पास है वो, बताओ। सही है तरीका? इनका कहना है कि मिट्टी ज़मीन के अंदर खोदेंगे, उसमें उसको रख देंगे। क्या ये तरीका सही है? किया जा सकता है ऐसा? बोलो, किया जा सकता है ऐसा? और कोई तरीका है करने का? अगर आप तिरंगे को जलाओगे तब भी आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगा। आप उसके कहीं ऐसे जगह पर रख दिया है जहाँ पर उसका अपमान हो रहा है, तब भी कानून के दायरे में आप आ जाएंगे। तो मिट्टी में दबा कर रखना ये एक अच्छा तरीका है। इसके लिए ताली बजाओ। अपने घरों में उसको कब तक रख सकते हो? बताओ, कब तक रख सकते हो उसको? कभी ना कभी वो तो हाथ में आएगा, इधर उधर जाएगा, कोई इसको फाड़ के कुछ ना कुछ करे। इससे अच्छा है कि आप मिट्टी खोदिए, उसी मिट्टी के अंदर उसको रख दीजिए। सबसे आसान तरीका। कुछ दिन बाद रखा रहेगा, वो उसी में ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रश्न ये है कि संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है, उत्तर प्रदेश एक संप्रभु राज्य है। तो बताइए संप्रभुता का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आपको बताना है संप्रभुता का मतलब। और ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा राजनीति में, संविधान में, आपको ज़्यादातर ये मिलता है। ये बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में आपको ये वर्ड मिलता है संप्रभुता, कि भारत के संप्रभुता पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। बताइए संप्रभुता का मतलब क्या है? यानी अगर कोई देश संप्रभु है तो इसका मतलब है कि वो अपने देश के अंदर, अपने देश के बाहर के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। यानी अगर उसको अपने देश में कोई फैसला लेना है तो मैं स्वयं अपनी सरकार ले लेगी फैसला, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दूसरा देश का कानून यहाँ पर नहीं लागू होगा। कोई दूसरा आदमी नहीं हमको बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये होता है संप्रभुता। यानी निर्णय खुद लेंगे, स्वयं लेंगे, चाहे बाहर के मामला हो चाहे यहाँ के। बाहर का मामला मतलब हमारे देश से संबंधित जो मामले हैं वो हम स्वयं लेंगे, बस। अगला प्रश्न ये है, गणराज्य का शाब्दिक अर्थ। गणराज्य, हमारा राज्य एक गणराज्य है ना। गण माने क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं। गणराज्य का मतलब है कि जहाँ शासन होता है, जो शासन करता है वो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है जो शासन करता है अपने राज्य में। और दूसरी चीज़, वो जो चुना जाएगा सिर्फ जनता के द्वारा चुना जाएगा, किसी भी वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत माने, वंशानुगत माने कि ये वंशानुगत जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पर क्या होता है? क्या सरकार चुनना पड़ता है? नहीं, वंशानुगत है। एक उनका बच्चा, उनका बच्चा, ऐसे ऐसे आते रहेंगे, उसको जनता नहीं चुनेगी। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटे का राजा राजा सब बनेगा। समझे ना? अच्छा, अगला प्रश्न, आखिरी, लास्ट। हम में से सब लोग जो है ये बोलते हैं, पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। शुरुआत उसी से किया जाता है जब स्कूल आप पहुंचते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय है। बताइए जन गण मन अधिनायक जय है, इसका अर्थ क्या है? अगर पूरा अर्थ ना बता पाओ तो सिंपल बता दो कि इन शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ बता दो, वो बहुत है। जन माने क्या, गण माने क्या, मन माने क्या, अधिनायक माने क्या, जय है का मतलब क्या? तो जन माने जनता, गण माने समूह या समुदाय। एक गढ़ है, एक गढ़ इनका है, गढ़ समूह। मन माने भाव,
भाव या भावनाएं या हृदय भी कहा जाता है। अधिनायक माने होता है मार्गदर्शक, यानी मार्ग दिखाने वाला, उसको बोलते हैं मार्गदर्शक। जय है क्या मतलब? जय है, विजय है। हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आप, हाँ एक इन्होंने केवल दिया। तो हमारे बीच में आप तो इनके अच्छे से परिचित होंगे, एक बेस्ट टीचर हैं हमारे बीच में जो है उपस्थित हैं। थोड़ा देर से आए, शायद कुछ काम में फंस गए होंगे, तो यहाँ पर आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस कोचिंग संस्थान में आपकी उपस्थिति हुई है। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ तो